हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई थिंक यू ऑल आर गुड। सो प्रीवियस कुछ लेक्चर में हमने देखा कि कैसे किसी भी प्रोग्राम के टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को मेजर किया जाए। दोस्तों, अब हम एक्चुअली डेटा स्ट्रक्चर का लेक्चर शुरू कर रहे हैं। तो आई थिंक आप सब लोग ने सी प्रोग्रामिंग या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ा होगा, तो उसमें एरे नाम का चीज़ आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा। दोस्तों, हम लोग शुरू करेंगे लिंक्ड लिस्ट से। ओके, तो आइए सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा लेकर चलता हूँ मेमोरी के बैकग्राउंड में। तो अगर हम लोग किसी भी रैम की बात करें, रैम आई थिंक आपको पता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, टेम्पररी मेमोरी होती है कंप्यूटर में। तो दोस्तों, जो रैम होता है उसे हम लॉजिकली कैसे कंसीडर कर सकते हैं? इट कंसिस्ट ऑफ मेनी मेमोरी सेल्स। ओके, और एक ग्रुप ऑफ मेमोरी सेल को हम एक एड्रेस असाइन करते हैं। तो यहाँ पर इसका मैं लॉजिकल व्यू आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, ये आपको जो रैम दिख रहा है इसे हम कंसीडर कर सकते हैं कुछ सेट ऑफ ब्लॉक्स में। ठीक है, हर एक ब्लॉक कुछ मेमोरी सेल से बना होगा, जैसे एक ब्लॉक 4 बाइट्स का है। ओके, तो ये जो आपको मेमोरी दिख रहा है दोस्तों, इसे हम एड्रेसेस देते हैं। ये हर एक ब्लॉक को एक एक एड्रेस दे दिया जाएगा। एड्रेसिंग का कंसेप्ट हर एक आर्किटेक्चर में अलग होता है, बट उसके डेप्थ में जाने की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। फिलहाल यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि लिंक लिस्ट जो हम पढ़ने वाले हैं उसका यूज़ क्या है, उसका अप्लीकेशन क्या है, क्यों उसे पढ़ना चाहिए। आपको इतना तो समझ गया कि हर एक रैम मेमोरी ब्लॉक से बना होता है, ब्लॉक्स को एड्रेसेस होते हैं। यहाँ पर मैं अज्यूम करूँगा कि हर एक जो ब्लॉक है वो दोस्तों 4 बाइट्स का है। तो अब यहाँ पर मैं एक डेटा टाइप डिक्लेरेशन आपको दिखाता हूँ, इंट आई। दोस्तों, आप इंट आई जब लिखते हैं तो आपका कंपाइलर क्या समझता है? तो जो आपने इंट लिखा हुआ है, ये देखकर आपका कंपाइलर समझता है कि जो भी डेटा आप स्टोर करने वाले हैं वेरिएबल आई में, वो इंटीजर टाइप का होगा। इससे आपके कंपाइलर को ये पता चलता है कि उसके लिए मेमोरी स्पेस कितना लगेगा। यानी आपके कंपाइलर में एक फाइल होती है जिसके अंदर लिखा गया होता है इंटीजर को कितना साइज अलोकेट करना है। तो आपका कंपाइलर ऑपरेटिंग सिस्टम को रिक्वेस्ट करता है उतने साइज के लिए, तो ऑपरेटिंग सिस्टम आई के लिए उतना स्पेस मेमोरी में दे देता है। तो यहाँ पर दोस्तों इंट दो चीजें बताता है, एक ये कि आई के लिए कितना साइज लगेगा, दूसरा ये कि आई में जो डेटा स्टोर होगा उसकी फॉर्मेट क्या होगी। जैसे अगर कोई इंटीजर डेटा स्टोर कर रहे हैं तो वो टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्मेट यूज करता है। फ्लोट डेटा स्टोर कर रहे हैं तो वो IEEE फॉर्मेट स्टोर करता है। ऑलरेडी इसे हमने डेप्थ में देखा था सी प्रोग्रामिंग के वीडियोस में। अगर आपने सी प्रोग्रामिंग नहीं देखा है वीडियो, तो आप जाकर देख सकते हैं, वो भी अवेलेबल है यूट्यूब पे, एंड हमारे वेबसाइट पे आप विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इंट जो है ये क्या बता रहा है? द साइज एंड द फॉर्मेट ऑफ स्टोर डेटा। ओके, एंड आई क्या बता रहा है? एसोसिएट नेम आई विथ मेमोरी लोकेशन। मतलब जब आप आई लिखते हैं तो आपके कंपाइलर को ये समझ में आता है कि जहां पर भी मेमोरी आप इंटीजर के लिए दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर इंटीजर के लिए 4 बाइट्स दे रहे हैं, तो ये जो जहां पर भी आपने दिया, फॉर एग्जांपल अगर मैंने जो फर्स्ट लोकेशन दिख रहा है आपको, एड्रेस नंबर 1, यहाँ पे अगर मैंने आई को यहाँ पर सपोज मैं जो इंटीजर डेटा है वो स्टोर करूंगा, तो इस लोकेशन के साथ आई एसोसिएट कर दिया जाएगा। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि हमें एड्रेसेस याद नहीं होते। मैं अगर ऐसे प्रोग्राम करूं कि एड्रेस 2000 पे ये स्टोर करो, एड्रेस 3000 पे ये स्टोर करो, तो बहुत हैक्टिक होता था। तो इसलिए नेमिंग का कंसेप्ट बनाया गया कि प्रोग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू, प्रोग्रामर वेरिएबल्स के नाम बताएगा और जो कंपाइलर है वो मैपिंग करेगा उस नाम का एड्रेस में। ठीक है, आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया। बट इस चीज को थोड़ा सा मैं दोस्तों एक्सटेंड करता हूं। यानी सपोज ऐसा कुछ होता है कि मुझे ना एक इंटीजर नहीं 3 इंटीजर के स्पेस चाहिए, तो इसका क्या तरीका होगा, ये आप कैसे कर सकते हैं? तो एक तो तरीका ये है कि 3 वेरिएबल डिक्लेयर कीजिए, यानी कुछ ऐसा इंट आई जे के, है ना। तो आपका कंपाइलर 3 वेरिएबल बनाएगा, यानी 3 मेमोरी स्पेस देगा। बट ये इससे भी आसान तरीका क्या है कि आप इस वेरिएबल नाम के आगे स्क्वायर ब्रैकेट में 3 लिख दीजिए, कुछ इस तरह। ऐसा लिखने से दोस्तों आपके कंपाइलर को समझ में आता है कि आपको इंटीजर की 3 कॉपी चाहिए, वो भी कंसेक्यूटिव। चलो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब आप दोस्तों इंट आई जे के लिखेंगे तो 3 इंटीजर की मेमोरी तो दी जाएगी, बट वो कंसेक्यूटिव होगी ये जरूरी नहीं है। मतलब रैम में कहीं पर भी वो 3 वेरिएबल्स स्टोर हो सकते हैं। बट आप जब इंट आई फिर स्क्वायर ब्रैकेट में 3 लिखेंगे, तब आपका कंपाइलर कुछ इस तरह 3 कंसेक्यूटिव मेमोरीज असाइन करेगा, और इसे ही हम एरे कहते हैं। यानी किसी भी डेटा टाइप के बाद वेरिएबल नेम देन स्क्वायर ब्रैकेट में आप जो भी लिखेंगे, तो जैसे यहाँ पे मैंने 3 लिखा है तो 3 कंसेक्यूटिव मेमोरी दी जाएगी। हर एक मेमोरी का साइज कितना होगा, जो भी यहाँ पर डेटा टाइप आपने लिखा है, जैसे इंटीजर लिखा है तो इंटीजर के इक्वल। बट इसी कंसेप्ट को दोस्तों मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पर मैं 3 की जगह 5 लिखता हूँ, और अब सिनेरियो में थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि जो लोकेशन 4 एंड 5 है वहां पर पहले से कोई 2 प्रोग्राम्स या किसी एक प्रोग्राम के डेटा है वहां पर। तो दोस्तों 4 एंड 5 पे ऑलरेडी मतलब 4 एंड 5 पोजीशन ऑलरेडी ऑक्युपाइड है, ओके, बाय सम अदर प्रोग्राम।
तो यहाँ पर आपको टोटल कितने लोकेशन चाहिए, 5 चाहिए, है ना, बट आप वो कर नहीं पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि पहले से यहाँ पर आप कोई भी ऐसा प्लेस नहीं देख रहे हैं जिसमें 5 कंसेक्यूटिव ब्लॉक्स एम्प्टी हो। तो दोस्तों यहाँ पर 3 तो आपने प्लेस कर दिया, तो बाकी 2 कहाँ करेंगे? इसके बाद तो 2 फिल है ना, तो आपको यहाँ करना पड़ेगा। मतलब मेमोरी लोकेशन जो 6 और 7 है वहां पर आप ऐसा फिल कर सकते हैं, बट ये एरे में नहीं चलेगा, क्योंकि जब भी एरे का डेफिनेशन क्या है कि जो भी आप डेटा स्टोर करेंगे वो मेमोरी में कंसेक्यूटिव यानी एक साथ स्टोर होगा, बीच में कोई और नहीं आ सकता, यानी आपको ये 5 को एक साथ ही स्टोर करना होगा। तब आपका कंपाइलर क्या करेगा, मतलब क्या ये पॉसिबल है? यहाँ पर हाँ एक मेथड है जो मैं आपको बताता हूँ। सो दोस्तों यहाँ पर जो 2 ब्लू कलर के हैं आपको दिख रहे हैं शेडेड डेटा, इन्हें आप शिफ्ट कर दीजिए, यानी जो पोजीशन 4 है उसे लेकर आइए नीचे, ठीक है, एंड पोजीशन नंबर जो 5 है उसे भी नीचे लेकर आइए। देन यहाँ पर दोस्तों मैं एंड में लेकर आ रहा हूँ 254 एंड 255 पे, आप बीच में जहाँ खाली रहेगा वहां पर भी शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है, ये सब कंपाइलर करेगा। और फिर जो नीचे के 2 ब्लॉक है उन्हें ऊपर लेकर आइए कुछ इस तरह। सो दोनों ब्लॉक देखिए दोस्तों 4 और 5 पे चले गए। अब सारे जो डेटा है यहाँ पर वो एक साथ हो गए कंसेक्यूटिव। तो दोस्तों इस मेथड को हम कॉम्पैक्शन कहते हैं, जो आप ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ेंगे। तो कॉम्पैक्शन बेसिकली मेमोरी शिफ्ट है। तो अगर एरे को एक साथ कंसेक्यूटिव चाहिए मेमोरी लोकेशंस, तो अगर बीच में नहीं मिल रहा था उसे, तो वो क्या करेगा? शिफ्टिंग करेगा, ठीक है, बट ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। टाइम कंज्यूमिंग तो है ही, प्लस ऐसा भी हो सकता है दोस्तों ये जिस प्रोसेस का डेटा था वो प्रोसेस थोड़ी देर के लिए सस्पेंड हो गया हो, और जब वो रिटर्न आएगा एग्जीक्यूशन के लिए और अपने डेटा को ढूंढेगा पुराने वाले पोजीशन पर, तो हो सकता है उसको डेटा ना मिले और फॉल्ट हो जाए, प्रोग्राम मतलब ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे भी हो सकता है। तो इसलिए कॉम्पैक्शन जो होता है वो मतलब टाइम कंज्यूमिंग तो है ही, प्लस उसमें आपको कुछ इस तरह के एरर भी मिल सकते हैं। तो इसलिए कुछ और तरीका होना चाहिए। तो दोस्तों इसका बेस्ट तरीका क्या है कि जैसा पहले था वैसा ही रहने दो। इसके पहले जो सिनेरियो था उसे मैं वापस लेकर चलता हूँ आपको उसके ऊपर, कि मतलब पुराना सिनेरियो वैसे का वैसा रहेगा, बट हम लोग क्या करेंगे मालूम है अब, कि जो भी लोकेशन पे आप डेटा स्टोर कर रहे हैं ना, डेटा के साथ आप 2 चीजें स्टोर करेंगे। मतलब हर एक लोकेशन पर हम डेटा के साथ डेटा तो स्टोर करेंगे प्लस एड्रेस भी स्टोर करेंगे। मतलब अब सिनेरियो कुछ इस तरह होगा दोस्तों, हर एक लोकेशन पर डेटा प्लस एड्रेस होगा। एड्रेस किसका होगा? इस डेटा के बाद नेक्स्ट डेटा कहां मिलेगा, ध्यान से सुनिएगा। मतलब अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हमको मतलब ही नहीं कंसेक्यूटिव स्टोर हो, कहीं पर भी स्टोर करो, एक डेटा के बाद अगला डेटा कहां है वो हम हर पोजीशन पर स्टोर करेंगे। मतलब जैसे लोकेशन नंबर 1 पे पहला डेटा था, तो अगला डेटा कहां है वो लोकेशन नंबर 1 पे ही आपको पता चल जाएगा इस फील्ड के जरिए, ठीक है। ये कैसे क्रिएट किया जाता है हम इंप्लीमेंटेशन पार्ट में देखेंगे। सो दोस्तों यहाँ पर ये होगा कि लोकेशन नंबर 1 में एड्रेस जो है वो पॉइंट करेगा लोकेशन नंबर 2 को, लोकेशन नंबर 2 पॉइंट करेगा 3 को, 3 पॉइंट करेगा, अब देखो 4 और 5 पे तो किसी और का डेटा है, तो 3 कहां पॉइंट करेगा? जहां पर भी नेक्स्ट अवेलेबल है। वैसे ही फिर जहां पर ये वाला डेटा है वो पॉइंट करेगा नेक्स्ट वाले को, ठीक है। ये दोस्तों ये पॉइंट कैसे करते हैं? पॉइंटर के थ्रू। आगे मैं अब जब मेलॉक के थ्रू आपको और स्ट्रक्चर के थ्रू इसे क्रिएट करके बताऊंगा, पूरा डेप्थ में लेकर जाऊंगा कैसे ये लिंकिंग की जा सकती है। तो आपने यहाँ पर देखा कि कंसेक्यूटिव मेमोरी की जो रिक्वायरमेंट थी एरे में वो यहाँ पर चली जा रही है। यहाँ पर हम डेटा कहीं पर भी रखेंगे, डेटा के साथ बस एड्रेस एसोसिएट कर देंगे। किसका एड्रेस? नेक्स्ट ब्लॉक का। तो इसलिए दोस्तों इस तरह का जो लिंकिंग है जिसका हम यूज करते हैं डेटा स्ट्रक्चर में, ये कहलाता है लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर। ओके, सो अगर सिंपल लैंग्वेज में डिफाइन करें लिंक लिस्ट को, तो लिंक लिस्ट इज अ डेटा स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ कलेक्शन ऑफ नोड्स व्हिच टुगेदर रिप्रेजेंट अ सीक्वेंस। सीक्वेंस क्यों? क्योंकि जो छोटे छोटे नोड का मतलब समझे, डेटा एंड एड्रेस टुगेदर नोन एज नोड। ओके, तो नोड्स हैं और उन्हें हमने लिंक कर दिया है तो एक सीक्वेंस बन गई, इसलिए यहाँ पर सीक्वेंस वर्ड यूज हुआ है। एंड इन इट्स मोस्ट बेसिक फॉर्म, मतलब सबसे सिंपलेस्ट जो फॉर्म है, सिंगली लिंक लिस्ट, ईच नोड कंटेन्स डेटा एंड अ रेफरेंस। रेफरेंस मतलब दोस्तों एड्रेस, ऑल्सो नोन एज अ लिंक टू द नेक्स्ट नोड इन द सीक्वेंस, यानी नेक्स्ट जो नोड रहेगा उसको रेफर करेगा प्रीवियस नोड। सो अब यहाँ पर आपने एक चीज तो नोट किया रहेगा कि भाई अगर एरे में हमें एरे का यूज करना है तो हम एरे में सिर्फ डेटा स्टोर करते हैं, बट अगर लिंक लिस्ट बना रहे हैं तो उसमें एड्रेस भी स्टोर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लिंक लिस्ट का एक ड्रॉबैक है कि यहाँ पर स्पेस आपको ज्यादा लगेगा, मतलब आपको एड्रेस भी स्टोर करना पड़ रहा है प्लस डेटा भी स्टोर करना पड़ रहा है। बट दोस्तों लिंक लिस्ट के एडवांटेजेस भी बहुत है। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे कि लिंक लिस्ट के क्या क्या एडवांटेजेस हैं और वो कौन कौन सी चीजें हैं जिसमें एरे ज्यादा बेहतरीन होता है लिंक लिस्ट से। तो वी विल कवर all these concepts in next video. Thank you so much.